मुख्यमंत्री कह रहे हैं हर कोई शंकराचार्य नहीं लिख सकता, एक उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं भगवान चरणों में प्रणाम, दूसरे कह रहे हैं बटुकों का अपमान पाप किया है। किसकी बात मानी जाए? या ये इंजन ही आपस में नहीं टकरा रहे हैं, डिब्बों में भी अब टकराहट शुरू हो गई है डबल इंजन सरकार। देखिए संदीप, अगर आप इसको थोड़ा संकुचित अंदाज में देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक अंदरूनी जंग हो रही है और उस जंग का एक हिस्सा है जिसमें एक तरफ योगी आदित्यनाथ है, दूसरी तरफ दूसरे लोग हैं। लेकिन अगर आप बड़ी तस्वीर को देखने की कोशिश करेंगे तो मुझे तो ये लगता है कि दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बिल्कुल सोची समझी रणनीति का हिस्सा। और क्यों ये बात मैं कह रहा हूं, मैं 3 उदाहरण देकर आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, जब अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई तब क्या किसी शंकराचार्य को वहां सम्मान पूर्वक बुलवाया गया? क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब तक शंकराचार्यों का स्थान जो हिंदू धर्म में सनातन में सबसे ऊंचा है और 4 पीठ उनके अधीनस्थ होते हैं, क्या वहां पर बुलाया गया? नहीं, क्योंकि बुलाया इसलिए नहीं गया। मैं एक सेकंड एक अपनी बात जोड़ दूं, क्योंकि वो कह रहे थे मंदिर अभी पूरा ही नहीं हुआ, निर्माण पूरा नहीं हुआ है तो प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, तो उनको बुलाया कैसे जाएगा? एग्जैक्टली यही बात मैं कह रहा हूं। तो अगर बिना शंकराचार्य के अगर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है, इसका मतलब इसको समझने की कोशिश करिए। दूसरे, जब अभी मुक्तेश्वरानंद जाते हैं और उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार हो रहा है और उनके बारे में कहा जाता है कि आप तो शंकराचार्य नहीं, आप तो कालनेमी है, और ये विधानसभा के पटल पर भी कहा जाता है, तो योगी आदित्यनाथ इतने तो वो मासूम नहीं है कि वो इस बात को नहीं समझते होंगे कि दरअसल शंकराचार्य के प्रति ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो ब्राह्मण समुदाय के प्रति कहीं ना कहीं कुछ अन्याय तो कर रहे हैं। तो मतलब ये आरएसएस और शीर्ष नेतृत्व के आशीर्वाद से हो रहा है या संत और महंत की ये नाक की लड़ाई भी हो गई है? एक बात और मैं कह देता हूं, फिर मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। हाँ। उसके बाद आपने ये देखा कि यूजीसी के गाइडलाइंस आ गई और इतने चतुर राजनीतिक तौर पर खिलाड़ी हैं नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, उनके रहते हुए अगर यूजीसी की ऐसी गाइडलाइंस आती है, इन तीनों घटनाओं को अगर आप जोड़ेंगे तो आपको लगेगा कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी इस निष्कर्ष पर पहुंच गई है कि अगर आपको उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव जीतना है तो आपको पिछड़ों दलितों को अपनी तरफ लाना पड़ेगा और बहुत सटल तरीके से संदेश देना पड़ेगा कि अब भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण और अपर कास्ट से दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रही। ये दरअसल बड़ी तस्वीर है उत्तर प्रदेश की। उसमें आप जो उत्तर प्रदेश की जो तो मतलब आप कह रहे हैं शीर्ष नेतृत्व यानी कि दिल्ली और लखनऊ यानी कि योगी आदित्यनाथ इस मामले में दरअसल कदम ताल कर रहे हैं, ये गुड कॉप बैड कॉप खेला जा रहा है बस? मुझे ऐसा लगता है। अन्यथा सनातन धर्म को मानने वाले लोग शंकराचार्य का इतना खुले में अपमान कैसे कर सकते हैं? अयोध्या के निर्माण, मंदिर के निर्माण के बाद यह एक बड़ी दिलचस्प बात आशुतोष, एक दिन मेरे ही कार्यक्रम में राकेश शुक्ला आए थे, वरिष्ठ पत्रकार, वो कह रहे थे कि आप समझ नहीं रहे, शंकराचार्य अब तीसरी पायदान पर आ गए हैं। एक राजनीतिक शंकराचार्य हैं, वो योगी आदित्यनाथ के बारे में बात कर रहे थे, फिर कह रहे थे कथावाचक, उनका राजनीतिक इस्तेमाल ज्यादा बेहतर होता है, चुनावी फायदा वहां ज्यादा। अब शंकराचार्य की सुन कौन रहा है? और ये जोखिम ले सकती है, ले रही है बीजेपी। जोखिम इसलिए ले रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर अपर कास्ट जो है, सवर्ण जातियां तकरीबन कितने %? 20% के आसपास, 15 से 17 हैं, जो मेरा 17 से 19%। और जो पीडीए की पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो 70% से 80% की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। 81-82 अगर उसमें मुसलमान भी जोड़ लो तो समझदारी किसमें है भाई? मुसलमान आपके साथ आएंगे नहीं। आप दलितों पिछड़ों में जब तक लोगों 63% हैं वो, हाँ, तब तक आपकी लोकसभा की सीटें 33 से बढ़कर 65 होने वाली नहीं है। ये असल खेल है और इसमें केशव प्रसाद मौर्य की भी मजबूरी आप समझिए, इसमें ब्रजेश पाठक की भी मजबूरी समझिए, और धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को ब्राह्मणों से, क्षत्रियों ब्राह्मणों से कम अपने आप को दूर करने की कोशिश करेगी, क्योंकि और उनके पास कोई चारा नहीं है, ये मानते हुए कि आएंगे तो हमारे पास ही। आज की तारीख में उनके पास कोई चारा नहीं। पिछले लोकसभा के चुनाव में 88% ब्राह्मणों ने, हाँ 89% बल्कि। पर हमने ये भी देखा है, एक सोशल इंजीनियरिंग मायावती ने की थी 2007 में, और तब ब्राह्मणों को उन्होंने साधने में कामयाबी भी हासिल की थी। एक बड़ा पुट ही लिया था, मतलब
कोई 50% भी नहीं पार किया, पर वो अपने बूते पर, अपने दम पर लगभग 20 साल बाद कोई अपनी बहुमत लेकर सरकार बनाने में भी कामयाब हुआ था। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये दरअसल बड़ा दिलचस्प समीकरण हो रहा है। ये नाक की लड़ाई है, संत महंत में तकरार भी है, बीजेपी में आर पार के जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें दरअसल एक सोची समझी रणनीति बना रहे हैं आशुतोष। खेल बड़ा दिलचस्प हो रहा है। ये सेमीफाइनल की लड़ाई है, 2029 फाइनल है। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।